सूबा बोलेगा। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे रैन बसेरों के सच की। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं राज्य सरकारों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी ठंड के चलते परेशानी में ना आए और जिला प्रशासन को शीतलहर के चलते पूर्ण रूप से जिम्मा भी दिया जाता है ताकि गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ियों व बाहरी यात्रीगण या जो व्यक्ति बेघर है उन्हें इस बढ़ती ठंड से बचाया जा सके। जिसकी सच्चाई जानने के लिए के न्यूज की टीम कई राज्यों की सड़कों पर उतरी और सरकारी दावों की हकीकत जानी। कल ही हमने उत्तर प्रदेश की स्थिति जानी, जहां की हकीकत देखने के बाद यह साफ तौर पर पता चलता है कि आधिकारिक स्तर पर काम तभी होते हैं जब कोई नेता दौरे पर आता है। वही के न्यूज की टीम आज मध्य प्रदेश की हकीकत जानने पहुंची तो मध्य प्रदेश के रैन बसेरे अपनी अलग ही कहानी कह रहे थे। रैन बसेरों में उचित सुविधाओं का अभाव देखने को मिला, कहीं उचित बेड व्यवस्था नहीं है तो कहीं लोगों से रैन बसेरों में रुकने के लिए वसूली की जा रही, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। वहीं अलाव की भी सुविधा बस सरकारी दस्तावेजों तक सिमटती ही दिखाई दी, जिसे देखकर सवाल यही उठता है कि क्या सरकारी दावों के अनुरूप काम कभी हो पाएंगे? क्या सिर्फ मंत्रियों के आगमन पर ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी? और आखिर कब तक आम जनता सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्थाओं का शिकार होती रहेगी? मध्य प्रदेश में इस बार हर वर्ष की अपेक्षा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा ठंड का असर उन लोगों पर पड़ता है जो दूर दराज के शहरों में काम की तलाश में आते हैं और फुटपाथ पर रुकने को मजबूर हैं। हालांकि हम बात करें तो अब सरकार ने अब लोगों के लिए रैन बसेरे खोल रखे हैं, लेकिन अगर रैन बसेरों की पड़ताल की जाए तो कई कमियां देखने में सामने आती हैं। और इसी को लेकर आज हमारे इंदौर ब्यूरो गणेश तिवारी अपनी के न्यूज टीम के साथ सरकार के दावों की सच्चाई देखने के लिए खुद जीरो ग्राउंड पर जाकर लोगों से जाना सरकार और रैन बसेरे में दी जाने वाली सुविधाओं की हकीकत। मध्य प्रदेश में जहां ठंडी हवाओं की वजह से इस बार ठंड का असर पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में जो लोग दूर दराज के गरीब असहाय लोग होते हैं उनके लिए रैन बसेरा ही एक आश्रय होता है। मध्य प्रदेश सरकार जहां हर तरफ रैन बसेरा में रहने वाले कई लोगों को जो आश्रय देने का काम करती है, उनके लिए लाख दावे करती है, बेहतर सुविधाएं देने का वादा करती है, वहीं साथ ही हर व्यक्ति को भोजन देने की बात करती है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वक्त इंदौर के सरवटे बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा पर हैं, जहां पर काफ़ी लोग दूर दराज से यहां पर रुकने के लिए आए हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से ज़्यादा लोग यहां पर नहीं आ पाए हैं। अगर हम बात करें इस रैन बसेरा की, जहां करीब 30 बेड उपलब्ध हैं, क्योंकि कोरोना का डर लोगों में बना हुआ है। ऐसे में जहां पर अगर हम रैन बसेरा की बात करें तो यहां पर 30 बेड उपलब्ध हैं, परंतु यहां पर अभी हालांकि गिने कुछ लोग ही आए हैं, 5-6 लोग ही रुके हुए हैं, क्योंकि कोरोना के उनमें कहीं ना कहीं डर है और अभी तमाम जो व्यापार थे, काम धंधे थे, वो बंद थे। इसी वजह से अभी ज़्यादा लोग नहीं आए। इसी के साथ में हमारे साथ अभी बात करने के लिए जो संचालक है यहाँ पर, जो पूरी तरह से रूपरेखा और यहाँ के कार्य देखते हैं, वो भी हम उनकी भी जानकारी उनके माध्यम से बात करके जानकारी साझा करेंगे कि कैसी क्या व्यवस्था होती है और सरकार जो वादा करती है तमाम तरह के फैसिलिटी देने के लिए लोगों को ये आश्रय पर, तो क्या वो सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाती हैं या नहीं कराई जाती हैं। जी बताएं, क्या है यहाँ पर, कितने लोगों की व्यवस्था है? यहाँ 50 लोगों की व्यवस्था है। 50 लोगों की व्यवस्था है। तो तमाम जो सरकार है लोगों को अलाव को लेकर और तमाम तरह की, तो वो व्यवस्थाएं कैसे किस रूप से दी जाती हैं? वो निगम द्वारा आती है कि निगम द्वारा आती हैं। निगम आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ मेरा सफाई वगैरह, सुलाना वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, अच्छा, जो भी है सब मेरे हाथ में रहता है। तो जैसे यहाँ पर 15 बेड हैं आपके पुरुष के और 15 महिलाओं के, टोटल 30 बेड हैं। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? ऊपर हमारे पास हॉल है, एक्स्ट्रा कंबल, गद्दे सब है, तकिया वगैरह। परंतु बेड की कुल मिला के यहाँ पर कमी है। बेड भी है, बेड की कमी, एक्स्ट्रा बेड भी हमारे पास, एक्स्ट्रा बेड है। नहीं तो 250 लोगों को अगर अभी जैसे कई लोग बताए आपके जानकारी, हम गादी, रजाई, कम्बल, इस चीज़ की फिर व्यवस्था रहती है। व्यवस्था रहती है।
खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने का दीनदयाल का रहता है 10 से 3 बजे तक। उसमें 10 रुपये में आपको पेट भोजन खिलाया जाता है। अच्छा, अभी कितने लोग रुक रहे होंगे यहाँ पर? अभी यहाँ से कम 30-25 प्रतिदिन रुकते हैं लोग? प्रतिदिन। कहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं और कैसे लोग आते हैं? मध्यम वर्ग के, जैसे मजदूरी करने वाले, कुछ यात्री भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, तो तमाम तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है अभी? कोई स्टूडेंट वगैरह हर तरह की। ठीक। तो हालांकि अभी कोरोना काल की वजह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो यहाँ के संचालक और यहाँ का जो कार्य देखते हैं वो हालांकि अपनी तरफ से उनका ये कहना है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है कि अगर इस रैन बसेरा में 250 लोग कभी कभार रुक जाते हैं तो उनके लिए जो सुविधाएँ हैं जो मुहैया कराई जानी चाहिए, चाहे वो बेड की हों, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर हैं। के न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। बढ़ती ठंड के बीच भोपाल में मौजूद रैन बसेरों का के न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया तो सारी अव्यवस्थाएं सामने आ गई। बस स्टैंड रैन बसेरा वार्ड नंबर 18 में बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी व्यक्तियों को रैन बसेरा छोड़कर सुलभ कॉम्प्लेक्स जाना पड़ रहा है। वहीं अलाव की कोई सुविधा नहीं है, जहां गरीब जन से लेकर यात्रीगण इस ठिठुरती ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग सड़क के किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि वहां रैन बसेरे में जाना नहीं चाहते, लेकिन वहां पर रैन बसेरों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। क्या व्यवस्था है ठंड को देखते हुए? हमारे पास ठंड को देखते हुए बेहतरीन व्यवस्था है। क्या है बताएं थोड़ा सा। हमारे पास दरी है, गद्दा है, कंबल है, चादर है, तकिए हैं। कितने लोगों की संख्या है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ अभी हम 16 पलंग हैं हमारे यहाँ। हाँ, जगह के हिसाब से हमने कम कर दिए। आग की क्या व्यवस्था है? ये क्या अलाव जलाने की क्या व्यवस्था अलाव जल है? रही है बाहर, अलाव जल रही है। और क्या व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए? ठंड को जो व्यवस्था होती है हमारे पास सब है। नगर निगम की तरफ से और क्या सुविधाएं दी हुई हैं? नगर निगम की तरफ से जो सुविधाएं हैं हमारे पास सब है। पानी है, हाँ, यहाँ पे खाली लेटरिन बाथरूम नहीं है रैन बसेरे में, बस जो सुलभ कॉम्प्लेक्स जाते हैं फ्री में आते हैं। बात अगर अब जिला शिवपुरी की करें तो पोहरी बस स्टॉप पर स्थित रैन बसेरे में गरीब जन से लेकर यात्रीगण इस ठिठुरती ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग सड़क के किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं जब के न्यूज़ संवाददाता ने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से लोग इस तरह ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। की गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि अलाव की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो यात्री यहाँ पर सर्दियों में आते हैं उनके तापने की एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंडे जलाए जाते हैं वो ये लोग कहाँ से मंगाते हैं? आप इसको मशीन से मंगाते हैं? मशीन से मंगाते हैं वहाँ बड़ौदी फैक्ट्री। लगभग कितने कंडे आप लोग मंगा लेते हैं? परसों आए थे 500 रुपये कुंटल आए थे। 1 कुंटल, लगभग 1 कुंटल के आसपास यहाँ पर कंडे मंगा लिए जाते हैं और यात्रियों की पूरी सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। शिवपुरी के तात्या टोपे स्मारक पे खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जहाँ तक रैन बसेरे की बात करें तो अभी कई लोगों को ये जानकारी ही नहीं कि रैन बसेरा यहाँ पर उपलब्ध है उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर रात इस कड़कती ठंड की रात में वो यहाँ पर क्यों ठुठर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचनदास है जी। बाबा अब यहाँ पर रात में आप सभी लोग सोते हैं यहाँ पर? हाँ जी। आपको पता है यहाँ पर रैन बसेरा भी है? नन्ना को आपको जानकारी नहीं है इस चीज की, रैन बसेरा की? किसी ने आपको बताया भी नहीं है? नहीं बताया भाई। आप पूरी रात यहीं ठंड में ठुठरते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कुछ से आए भाई। बैराड़ से आगे जा रहे हैं। बैराड़ से आगे जा रहे हैं, मतलब आप यात्री हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं? यहाँ रहते हैं आप? अच्छा। और हम तो 1 महीना यहाँ पड़े हैं भाई। 1 महीने से यहाँ पर पड़े? यहाँ पर पड़े भाई और हमको कोई वो नहीं है जी। कोई सुविधा आपको यहाँ? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो देखिए पूरी रात यहाँ पर इस कड़कती ठंड में ठुठरते ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ रैन बसेरा जैसी कोई सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। और पूरी रात वो यहाँ तात्या टोपे स्मारक जो कहा जाता है यहाँ पर पूरी रात गुजारते हैं इस कड़कती ठंड में। तो आखिर
ये क्या है, और आगे चलते हैं हम यहाँ के रैन बसेरे में और जानकारी लेते हैं कि और कितने लोग यहाँ पर इस कड़कती ठंड में रात गुजार रहे हैं। रतलाम जिले के आलोट में वर्तमान समय पर 22 तारीख रात्रि को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। इस न्यूनतम तापमान में गरीब लोग आलोट रेलवे स्टेशन मेन रोड कारगिल चौराहे पर रोड के नजदीक खुले में सोते हुए दिखाई दिए। वहीं जब के न्यूज की टीम ने जिले के रैन बसेरों की सच्चाई जानने के लिए मुआयना किया तो प्रशासनिक स्तर पर की जा रही लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। नगर परिषद व एसडीएम राजेश शुक्ला की सर्चिंग टीम के बाद भी इस तरीके से रोड के नजदीक रात में गरीब लोग सो रहे। वहीं अलोटा रैन बसेरा भी इस वक्त कमाई का जरिया बनकर सामने आ रहा है। आमजन से रैन बसेरों में रुकने के लिए रकम ऐंठी जा रही। तुम्हारे पास पहनने ओढ़ने का कुछ है? नहीं। कुछ भी नहीं है, तो ऐसे खुले में सो रहे, तुमको ठंड नहीं लगती बेटा? लगती है। हैं? ठंड लगती है? तो कितना ये बिस्तर का है, सब इतना से बिस्तर है आपके पास? तो आपसे कोई पूछने आया था रात भर के भाई तुम इससे खुले में सो रहे हो तो तुम्हारे पास ओढ़ने का नहीं है, ऐसे किसी ने पूछा? आपके पास मकान वकान नहीं क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने समय से यहाँ रह रहे हो? साल भर हो गया। तो आप लोगों ने नगर पालिका कहीं जाके बात तो करी होगी? कुछ भी नहीं है, सुन भी नहीं करते हमारी। तो यहाँ साल भर से आप रह रहे हो? हाँ। तो ऐसे खुले में सोते हो? आप खुले में सोते? तो ये रात भर ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आप सोए हो तो इनको ठंड नहीं लगी? क्या ठंड लगे, ओढ़ने के बिस्तर भी नहीं है। पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर यहाँ का कम है और नगर पालिका की हमारी टीम लगातार सर्चिंग करती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर सोया पाया जाता है तो हम उसको, जो सरकारी बिल्डिंग है हमारे पास रैन बसेरा भी है, वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अलाव की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन रोड किनारे कोई व्यक्ति नहीं सोने दिया जाएगा। ठीक सर, शासन की तरफ से सर इनके ओढ़ने की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी? हाँ, रैन बसेरा हमारे पास व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रैन बसेरों में किस तरीके से लूटपाट की जा रही है ये भी आपको दिखाया। अवैध पैसे वसूले जा रहे हैं वहां पर रुकने के लिए। वैसे ये फ्री सुविधाएं होती हैं, जो लोग ठंड में बाहर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है तो रैन बसेरों में वो लोग रह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर लोगों को जानकारी का अभाव है, पता ही नहीं है कि रैन बसेरे भी हैं जहां पर वो जाकर रह सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। और कहीं कहीं पर असुविधाएं इतनी हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, रैन बसेरे हैं या कूड़ा घर, ये पता लगा पाना मुश्किल है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संतोष चौहान जी संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जयसिंह चौहान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष चौहान जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने जिलों की तस्वीरें देखी, बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई, कूड़ा घर जैसा बना के रखा है रैन बसेरों को, या जानकारी का अभाव है। तो सबसे पहले आपसे वहां के हाल जानना चाहेंगे रैन बसेरों के। नमस्कार मैडम, मैं संतोष चौहान भोपाल से हूँ जी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ बहुत ही बेकार कंडीशन है इस समय। यहाँ पर ये रैन बसेरा पे इस समय खड़ा हूँ साजानी पार्क पे जी। और यहाँ की कंडीशन कुछ इस तरह है कि यहाँ अंदर ना ही किसी व्यक्ति के पास अच्छे गद्दे हैं, ना तकिए हैं, और ना ही ओढ़ने के लिए यहाँ पे अच्छे कंबल का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ आसपास सभी जगह गंदगी अपार पड़ी हुई है। जी संतोष, जिस तरीके से नगर निगम को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अनियमितताएं ना हो, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों अनियमितताएं पाई जाती हैं? मैंने कोशिश तो बहुत की थी, बट यहाँ कोई मुझे अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ, और जिसके मैंने काफी टाइम मैंने वेट भी किया। यहाँ कोई अधिकारी नगर निगम का भी नहीं था, और यहाँ जो केयर टेकर होते हैं वो भी उपलब्ध नहीं थे। हमारे साथ गणेश तिवारी जुड़े हुए हैं। गणेश, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे रैन बसेरों का हाल जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए इस बार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो लगातार बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना कहर जारी रखा है। अगर हम पहले की बात करें तो कोरोना ने एक ओर जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, ऐसे भी ठंड ने भी अब लोगों का जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त कर दिया है। अगर हम बात करें रैन बसेरा का, सरकार लगातार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश के हर जिलों में रैन बसेरा है। जो गरीब असहाय लोग दूर दराज से अपने काम की तलाश के लिए आते हैं, उन्हें रैन बसेरा में निःशुल्क
रुकने की व्यवस्था है और खाने पीने की व्यवस्था है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की जो सरकार अपना महिमा मंडल करती है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इन रेल बसेरों में कुछ न कुछ कमियां जरूर अभाव होती हैं। अगर ज्यादातर हमने जैसे अभी फील्ड पर जाना भी और हमने कई चीज यहाँ पर कल भी हम न्यूज की टीम लगातार इस चीज पर रेल बसेरा पर पड़ताल करती, तो यहाँ पर भी पाया गया कि जो बेड के अभाव है लगातार, अगर जितने भी रेल बसेरा वहाँ पर कहीं 15 बेड हैं या फिर 20 बेड हैं, तो निश्चित तौर पर इतनी पॉपुलेशन में इंदौर महानगर है, एक तरह से 30 लाख की जनसंख्या है और काफी लोग यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, फुटपाथ पर सोने को लोग मजबूर होते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 15 और 20 बेड इस तरह से बेड की पूरी तरह से कमी है, जो कि सरकार की कहीं ना कहीं बेहद ही लापरवाही, या तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर जिन लोगों को इस चीज का जिम्मा दिया गया है उनकी लापरवाही की बात करें, तमाम ऐसे जो सरकार दावे करती है वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। जी बिल्कुल गणेश, हमारे साथ इसी बीच कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जो कि दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर रैन बसेरों में मैंने पाया है कि नेता जो है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हित साधते हैं। ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं और चले आते हैं। बाद में गरीब आदमी बेचारा किस प्रकार से सो रहा है, किस प्रकार से रात काट रहा है, ये नहीं देखते। मैं दिल्ली का आपको बात बताता हूँ, मेरा परिवार दिल्ली रहता है, तो दिल्ली में प्राय कर ये आम आदमी पार्टी के बंदे वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी ये हमारी मोहल्ला क्लिनिक है, ये हमारा रैन बसेरा है, वहाँ फोटो सेशन कराते हैं, अरविंद केजरीवाल की जय जयकार करवाते हैं और चले आते हैं। बाद में वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो है कुत्ते उस रैन बसेरे में सो रहे हैं और वहीं यात्री भी सो रहे हैं बेचारे। तो प्राणी तो परेशान है ही है, जानवर भी परेशान है। ये ऐसी नेतागिरी हमारे देश में चल रही है मैडम, ये बड़े दुख का विषय है। जी चंद्रप्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी अपनी बात रखिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे प्रदेश में जो रैन बसेरा हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में जो रैन बसेरे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होता है वो सुविधाओं को नहीं मुहैया कराते हैं और बिना पैसे के किसी की एंट्री नहीं होती है और वहाँ पर अलाव भी नहीं दिलाया जाता है। गरीब आदमी बेचारा मर जा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। मैं ये देख रहा है कि शासन में भी बहुत परेशानी है। जी उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपको अलग अलग जिलों की हमने तस्वीर दिखाई जहां पर रैन बसेरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जब कोई मंत्री विजिट करने के लिए रैन बसेरों में पहुंचता है तो उनकी तस्वीरें अचानक से बदल जाती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो रैन बसेरों की हालत वाकई बहुत खराब है। और हमारे साथ जय सिंह चौहान जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़े हुए हैं। जय सिंह चौहान जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको तमाम तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई, अलग अलग जिले की तस्वीरें दिखाई, इनके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, इन सरकारों की जवाबदारी है कि जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, हैरान परेशान हैं, उन लोगों को सर्दियों में रहने की व्यवस्था सरकार करती है और इस व्यवस्था के लिए सरकार उनसे कोई पैसा नहीं लेती है और ये सारी व्यवस्थाएं फ्री में की जाती हैं। इन्हें रैन बसेरा का नाम दिया जाता है और इनकी व्यवस्थाओं का जो जुम्मा है वो स्थानीय नगर पालिकाओं, नगर निगम को दिया जाता है और इन नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदारी रहती है। क्योंकि मैं राजधानी भोपाल में इस समय हूं तो मैं आपको राजधानी भोपाल की बात बताता हूं। यहाँ भी एक नहीं कई रैन बसेरा हैं, लेकिन अभी यहाँ पूरे प्रदेश में नगरीय प्रशासन में जो नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर थे उनको हटा दिया गया है, तो सभी जगह जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के हाथ में कमान है। ऐसी स्थिति में एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 काम होते हैं तो वो ऐसे काम को प्राथमिकता देते हैं जिस काम में अधिकारी को पैसा मिलता है या जिससे उसका नाम होता है। अब यहाँ अगर हम भोपाल की बात करें तो मिस्टर शुक्ला जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर नगर निगम में है, उनके पास अंत्योदय भोजन की व्यवस्था भी है, उनके पास नगर निगम में जो वर्कशॉप है उसका चार्ज भी है और उनके पास ही
इसका रैन बसेरा का भी चार्ज है। तो मैंने या कभी किसी आदमी ने ये नहीं देखा कि मिस्टर शुक्ला ने कभी रैन बसेराओं में जाकर कोई जानकारी ली है, या हमारे जो मंत्री मध्य प्रदेश में हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस सर्दी, कड़कड़ाते की सर्दी में भी कभी किसी रैन बसेरा में जाके ये नहीं देखा कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। वहाँ के जब ये मंत्री नहीं जाते हैं, अधिकारी नहीं जाते हैं, तो जाहिर है जो केयर टेकर होते हैं वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं फ्री होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो केयर टेकर है वो पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद उनको वहाँ सुलाते हैं, ना तो वहाँ उचित टॉयलेट होते हैं, ना ही वहाँ साफ सफाई होती है। जबकि हमारा देश और प्रदेश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर दो महानगर हैं जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी है, और यहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। पर इस ओर भी सरकार का या सरकार के मुलाजिम कोई ध्यान नहीं देते। इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम और नगर पालिकाओं की ये जवाबदारी है कि जब सर्दियां आती हैं तो इन्हें जगह जगह अलाव जगाना चाहिए। जब अलाव जलते हैं, लकड़ियों की व्यवस्था होती है, तो उससे जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं या रहने सोने की व्यवस्था नहीं होती, तो वो अलाव का सहारा लेके अपना जीवन यापन करते हैं। पर यहाँ अभी किसी भी रैन बसेरा में ना तो अलाव जलाया गया है, ना वहाँ नए कंबल दिए गए हैं, ना वहाँ गद्दे अच्छे हैं, ना पीने के पानी की साफ व्यवस्था है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि सरकार सिर्फ वाहवाही तो लेती है, सरकार में बैठे मंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ये वाहवाही लेते हैं। जैसा कि आपने कहा था, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि मंत्री या कोई वरिष्ठ अधिकारी या मुख्यमंत्री जब इन रैन बसेराओं का सर्वे करने जाता है या इसका निरीक्षण करने जाता है, तो वहां उसकी प्रॉपर व्यवस्था कर दी जाती है। और वहां इस तरह कर दिया जाता है जैसे एक रेस्ट हाउस में कोई रह रहा हो, लेकिन जैसे ही अधिकारी जाता है या मंत्री या मुख्यमंत्री चला जाता है, तो वहां वो व्यवस्थाएं फिर वैसी की वैसी हो जाती हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में थे, तो वो जरूर एक दो बार रैन बसेराओं का निरीक्षण करने गए थे, तो कुछ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई थी। अभी फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और नगरीय प्रशासन मंत्री का दायित्व भूपेंद्र सिंह के पास है, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री ने गरीबों की और ना ही नगरीय प्रशासन मंत्री। ऐसी स्थिति में के भरोसे सोचे गए, ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल जय सिंह जी, हम लगातार इस बारे में जिक्र भी कर रहे हैं कि जो अनियमितताएं पाई जाती हैं रैन बसेरों में, उससे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि रैन बसेरे जैसी कोई चीज़ होती है जहां पर जाकर आप ठंड से बच सकते हैं, राहत आपको मिल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे जय सिंह जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कई बार क्या होता है कि जो मंत्री हैं या विधायक है उस क्षेत्र के, वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, ना वो रैन बसेरों की कभी सुध लेने जाते हैं। आप तो गए होंगे, आपको वहाँ पर अनियमितताएं मिली होंगी, तो आपने क्या कभी किसी की कंप्लेंट की, शिकायतें की कि आखिर यहाँ पर अनियमितताएं क्यों हैं, या जो पैसे लिए जाते हैं वहां पर रुकने के लिए, तो ऐसा क्यों है? इसकी कोई कंप्लेन आपने की? देखिए, हम इस देश के एक नागरिक हैं, बुद्धिजीवी नागरिक हैं। हमारा दायित्व है कि यदि कहीं कोई कमी होती है तो हमें उस बात को सरकार को या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा देना चाहिए, और हम ये प्रयास करते भी हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि प्रशासनिक अधिकारी फोन ही नहीं उठाते। यदि फोन गलती से उठ भी जाता है तो ये कह देंगे सॉरी अभी मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, 10 मिनट बाद बात करूंगा, तो वो 10 मिनट उनके कभी आते ही नहीं है। इसी तरह का हर मंत्रियों के यहाँ होता है। अक्सर मंत्री भी फोन से बात नहीं करते हैं, उनके पीए बात करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपकी बात साफ तक पहुंचा देंगे, लेकिन नतीजा 0 होता है। जी बिल्कुल जय सिंह जी, हमारे साथ शालू गोस्वामी शिवपुरी से जुड़ी हुई हैं। शालू, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है रैन बसेरों की शिवपुरी में? बिल्कुल यश, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कल इसी चीज को लेकर मैं यहाँ पर आई हुई थी, और जो मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो शिवपुरी का जो रैन बसेरा है वास्तविकता में देखने लायक है। यहाँ पर बहुत साफ सुथरे बेड के साथ में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। लगभग शाम होते होते यहाँ पर 20 से 25 लोग आ जाते हैं। महिला और पुरुषों का अलग अलग से जगह बनाई गई है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर लोगों की जागरूकता की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो संख्या है, जो निराश्रित लोग हैं उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर बहुत कम है। या तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जागरूकता की कमी है, या फिर अशिक्षा की जो कमी, अशिक्षा की कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा जानकारी नहीं है। कई लोग हमें फुटपाथ पर भी नजर आए जो कि रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि रैन बसेरा जैसा कोई स्थान भी है उन लोगों के लिए जो निराश्रित हैं, जो दूसरी जगह जा रहे हैं, जो यात्री हैं, जहाँ पर परेशान हैं, बस स्टॉप पर रातें गुजार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जागरूकता की, तो लोगों को अभी तक ये नहीं पता। इसके लिए सरकार कर रही है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना कोई ऐसा बोर्ड लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रैन बसेरा की, तो लगभग मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ पर।
साफ सुथरी और स्वच्छ हैं। जी, शालू ने जिस तरीके से बताया कि जागरूकता अभियान जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि रैन बसेरों की अगर स्थिति अच्छी है तो वहां पर लोग जागरूक नहीं है, गरीबों को पता ही नहीं है कि रैन बसेरा एक स्थान है जहां पर वो जाके ठंड से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और जो रैन बसेरे बनाए गए वहां पर जो फुटपाथ में लोग रह रहे उनको उठाकर रैन बसेरे में पहुंचाना चाहिए ताकि वो ठंड से बच सके। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हम रैन बसेरों के सच के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है और मैदानी इलाकों में भी अब इसका ठंड का असर जो है वो दिखने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं रैन बसेरों का जो सच है वो अब उजागर होने लगा है, क्योंकि फुटपाथ पर जो लोग रह रहे हैं उनको ठंड से परेशानी हो रही है, ठंड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाए और उनकी मदद करे। कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव है। रैन बसेरों के अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पर अनियमितताएं हैं, असुविधाएं हैं, शौचालय उपलब्ध नहीं है, शौचालय हैं तो वो गंदे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो खामियां हैं वो रैन बसेरों में देखने को मिल रही हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जय सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से शालू ने अभी बताया कि जागरूकता की बहुत कमी है, लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सरकार को भी नगर निगम के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उन लोगों को जागरूक कर सके जिन्हें रैन बसेरों के बारे में पता नहीं है। जय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, ये सारी ऐसी जी। जय सिंह जी, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से शालू ने बताया कि शिवपुरी में रैन बसेरों की हालत ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं। सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि रैन बसेरों के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, नगर निगम को भी अवगत कराना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को, या उन्हें कहीं नजर आए तो उन्हें रैन बसेरों का रास्ता बताना चाहिए, पता बताना चाहिए। आप सामाजिक करता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों को अवगत कराएं रैन बसेरों के बारे में। यसी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शालू जी ने जो ये बात कही है, ये अकेली शिवपुरी की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों की बात है। अगर हम बात करें हमारी राजधानी की या इंदौर की, ग्वालियर की, जबलपुर की, सागर की, रीवा की, कहीं की भी बात करें, ये सभी संभाग हैं। और भोपाल और जबलपुर और इंदौर ये सबसे बड़े महानगर हैं। ग्वालियर इनमें 30 लाख से 40 लाख की पॉपुलेशन है और यहाँ हजारों लोग रहते हैं जिनके पास घर द्वार नहीं है और सर्दी के समय में उनको ना तो रहने का कोई ठिकाना है, ना सोने का कोई ठिकाना है। सरकारों ने जो रैन बसेरा बनाए हैं, जाहिर है कि ये रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास बनाए जाते हैं, लेकिन ये रैन बसेरा कहाँ बने हैं, वहाँ कैसे पहुंचा जाएगा,
इस बात की जानकारी आम आदमी के पास नहीं है, क्योंकि ये जो गरीब तबका है ये पढ़ा लिखा नहीं होता, इसके पास जब खाने और पहनने और रहने की जगह नहीं तो शिक्षा का अभाव तो नेचुरली इनके पास होगा ही। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम इस बात की जानकारी दें, और कई समाजसेवी संस्थाएं इस बात से हाथ बटाती भी हैं, और वो अपनी तरफ से कई ऐसे एनजीओज हैं जो इस बात के लिए अवेयरनेस करने के लिए अपनी तरफ से जनता को जागरूक करने के लिए लोगों को बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये सरकार का भी दायित्व है कि यदि सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए साल का बर्बाद करते हैं, चाहे वो जनसंपर्क विभाग के माध्यम से करें या वो चैनलों के माध्यम से करें, तो उन्हें अगर ये थोड़ा बहुत पैसा गरीब जनता के लिए रिश्ते से प्रचार प्रसार करवाएं कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिनको रहने या खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ने या नगर पालिका ने या नगर निगम ने उनको रहने और खाने की अमुक जगह व्यवस्था की है, ऐसे लोग वहां जाएं। अच्छी जी, देखिए मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि आप किसी भी शहर के किसी भी बाजार में चले जाइए, उस बाजार का जो फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे आपको रात में 10-20 से लेके 50-100 लोग सोते मिलेंगे। फिर चाहे वो कहीं का मार्केट, बस स्टैंड के पास का इलाका हो, रेलवे स्टेशन का पास का इलाका हो, जबकि यहीं रैन बसेरा भी बनाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि रैन बसेरा है कहाँ, ना तो वहां कहीं बोर्ड लगाए गए हैं, ना उनको कोई गाइडलाइन देने वाला है, ना उनको कोई बताने वाला है। इसके अभाव में मजबूरन इन लोगों को ठंड में अपनी रात गुजारना पड़ती है। उनके पास जो भी सहारा होता है, एक चद्दर हो या उनको पहनने का जो कपड़ा हो, बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और वो ठुठुरते हुए अपनी रात गुजारते हैं। जी जयसिंह जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो यही है कि आखिर ये इनिशिएटिव ले कौन? लोगों को सब देखते हैं सड़कों पर पड़े हुए, ठंड में ठिठुरते हुए, लेकिन कोई इतनी जहमत नहीं उठाता है कि वो जाए और उनको रैन बसेरों तक शिफ्ट करे या रैन बसेरों के बारे में बताए, अलाव की व्यवस्था करवाए। कोई इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहता, यही तो समस्या है। देखिए, हमारे सभी जितने भी हम नागरिक हैं, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनका ये दायित्व है कि जो लोग थोड़ा भी सक्षम है, उन्हें इसकी जानकारी उन गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको इसका लाभ लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़ी जवाबदारी तो सरकार की है, क्योंकि सरकार का काम है, सरकार से जो टैक्स दिए जाते हैं, लोग इनकम टैक्स देते हैं, दूसरे सन सुविधाएं सरकार को उपलब्ध कराते हैं, और सरकार गाए बजाय गरीबों की और किसानों की सबसे ज्यादा बात करती है। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में सारी दुनिया में देखिए अभी दोबारा कोरोना का एक नया वायरस आ गया है, और उस वायरस से कई देशों में लॉकडाउन लग गया है। हो सकता है ऐसी स्थिति में हमारे देश में या प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने की स्थिति बने, क्योंकि कहते हैं कि सर्दी में कोरोना का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। तो कोरोना में सर्दी से बचाने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों को जागरूकता है, लोगों को हम बताएं और लोग अपना व्यवस्था कर सके, जहां वो सुरक्षित से सो सकें, खाना खा सकें, रह सकें, और इसके बदले में उनको कोई पैसा सरकार को नहीं देना पड़े। सरकार बिल्कुल ये सारी व्यवस्थाएं फ्री करती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो केयर टेकर हैं, या जो लोग इसको देखते हैं, वो गरीब लोगों से भी पैसा वसूलते हैं, भले वो 25 रुपए। जी बिल्कुल जयसिंह जी, जी बिल्कुल, रैन बसेरों में उचित सुविधाओं का अभाव है, अनियमितताएं पाई जा रही हैं, असुविधाएं हो रही लोगों को, शौचालय नहीं है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और यदि रैन बसेरों की स्थिति अच्छी है तो लोग जागरूक नहीं हैं, लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, और कोई ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है कि वो जाके उन गरीब लोगों को या जो बेघर हैं उन्हें रैन बसेरे का पता बताए या उन्हें रैन बसेरे तक ले जाए। तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाएं और उनकी समस्या का समाधान करें, ताकि वो ठंड से परेशान ना हो। हमारे साथ संतोष चौहान भोपाल से जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रैन बसेरों में अवैध वसूली भी देखने को मिल रही है, वहां पर रहने के लिए गरीबों से पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब आदमी अगर रैन बसेरे में रहना चाहता है लेकिन पैसों की वजह से रह नहीं पा रहा है, ऐसे तमाम तरीके की शिकायतें सामने आई। इसके लिए क्या आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर अवैध वसूली क्यों? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी ताजानी पार्टी के रैन बसेरा के सामने खड़ा हूँ, और रात में भी मैं इस समय यहाँ पहुंचा था। यहाँ कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ दिखना चाहिए ठंड के मौसम में। और फिलहाल मैंने अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, उनका कहना है कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम लोग अभी बिजी हैं, ऐसा उनका कहना अभी समझ में आ रहा है।
जी, हमारे साथ माफ कीजिएगा गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी तक रैन बसेरों में जिस तरीके से अवैध वसूली होती है, तमाम तरीके की ऐसी शिकायतें सामने आती है जिसमें गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं रैन बसेरों में रहने के लिए, तमाम तरीके की ऐसी शिकायतें अभी तक सामने भी आ चुकी हैं, तो क्या आपने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से कि आखिर क्यों अवैध वसूली हो रही है, क्यों गरीबों को रैन बसेरों के नाम पर ठगा जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब ऐसी कभी भी घटनाएं सुनने को आती हैं, सामने आती है जहां पर लगातार अवैध वसूली हो या फिर किसी तरह के प्रताड़ित करने का आरोप हो या जो आश्रय के लिए लोग आते हैं उनके साथ कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब प्रशासन से इसकी बात की जाती है तो प्रशासन अक्सर यही जवाब देता है कि जो भी हम इसके खिलाफ ठोस कार्यवाही करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है और इसी की वजह है कि बार बार ऐसी घटनाएं आती हैं। प्रशासन को कुल मिलाकर अगर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासन को कदम उठाते हुए इन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, तभी जाकर ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ शालू जुड़ी हुई है। शालू, आपसे जानना चाहेंगे, अवैध वसूली की तमाम खबरें सामने आती हैं जहां पर गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं। अगर रैन बसेरे में कोई गरीब व्यक्ति रहना भी चाहता है लेकिन वो पैसों की वजह से नहीं रह पाता है और ठंड का शिकार होता है, तो इसको लेकर क्या अधिकारियों से बातचीत की आपने, उनका क्या कुछ कहना है? यश, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गणेश जी ने अभी ये कहा है कि अधिकारियों का हमेशा से यही कहना होता है कि हम जरूर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस पर हम देख रहे हैं, ये अधिकतर अधिकारियों का कहना होता है। और चूंकि इस जगह पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये काम अधिकारियों के लिए, हम कोशिश सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि लगातार उनकी शिकायतें करते रहें और कोशिश करें कि जो अवैध वसूली जैसा जो घटिया कृत्य यहाँ पर गरीबों के साथ में किया जाता है वो कम हो। लेकिन कोशिश हमारी रहती है, अगर अधिकारी ये नहीं चाहता और यही अधिकारी की तरफ से बात आती है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो ज्यादातर अधिकारियों के साथ में देखने को यही मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। अब ये अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। जब तक वे कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरीके का जो घटिया कृत्य है वो नहीं रोका जाएगा। यस, बिल्कुल शालू, इस तरीके की तमाम खबरें भी सामने आती है और गरीब आदमी इसकी वजह से और परेशान होता है क्योंकि रैन बसेरों का पता नहीं पता है अगर गरीबों को, और यदि पता चल भी जाता है तो वहां पर पैसे लिए जाते हैं, और यदि पैसे लिए जाते हैं तो गरीब आदमी इसमें और परेशान होता है क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, फिर वो ठिठुरने को मजबूर होता है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम देख चुके हैं। जयसिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने सुना कि तमाम हर जगह की यही हालत है कि पैसे लिए जाते हैं। कुछ रैन बसेरे वाकई बहुत अच्छे हैं, काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो वहां पर अवैध वसूली भी की जाती है और गरीब ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे रैन बसेरा जो मध्य प्रदेश के हर जिले मुख्यालय पे बने हुए हैं, तहसील मुख्यालयों पे बने हुए हैं, यदि इनकी देखभाल प्रॉपर की जाए, जिन अधिकारियों को भी जवाबदारी दी गई है इन रैन बसेरों की देख रेख करने की, यदि वो अधिकारी ही समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन ये अधिकारी जाते ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकारी सिर्फ उसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं जिस काम में या तो उन्हें पैसा मिलता है या उनका नाम होता है या उस काम को करने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मंत्रियों से या मुख्यमंत्री के या उनके पीएस के या चीफ सेक्रेटरी के सामने उनकी वाहवाही हो, ये ऐसे कामों में अधिकारी इंटरेस्ट लेते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति हमारे भोपाल में भी है। भोपाल के जो रैन बसेरा है, यदि इन रैन बसेराओं को सर्दी आने से पहले ये अधिकारी एक बार निरीक्षण कर लेते और वहां के जो केयर टेकर हैं उनसे ये पूरी जानकारी ले ले तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो अधिकारी मिस्टर शुक्ला हैं, जिनके पास इस बात का प्रभार है, उनके पास वर्कशॉप का भी प्रभार है। तो वर्कशॉप एक कमाई का एक अड्डा है। मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनको वहां ज्यादा ध्यान है जहाँ 3,000-4,000 आदमी उनके अंडर में है, 2-3 गाड़ियां हैं जिनका मेंटेनेंस वो लोग करते हैं, मिलता है, तो वो उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि गरीबों को देते हैं। रैन बसेरे में जो अवैध कमाई है या अवैध वसूली है, उसका कारण ही सिर्फ ये है कि ना तो वहाँ नेता जाते हैं ना वहाँ अधिकारी जाते हैं। यदि नेता और अधिकारी महीने में सिर्फ एक चक्कर लगा के आ जाएं तो हमारा ये मानना है कि वहाँ इस तरह की अनियमितताएं होना बंद हो जाएंगी, साफ सफाई होने लगेगी, नए कपल आ जाएंगे, गद्दे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सरकार बजट नहीं देती, सरकार बजट भी देती है, सरकार इसकी व्यवस्था करती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके हाथ में ये जवाबदारी है वो इसको अनदेखी करते हैं और वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये सारी परेशानियां आती हैं। तो जो केयर टेकर हैं
वो फिर वहाँ अवैध वसूली करने लगते हैं, या अच्छा सामान होगा उसका उपयोग वो करेंगे। गरीब लोगों को कोई अगर ठहरने आएगा तो उसको ये कह के भगा देंगे कि नहीं जगह नहीं है, जगह पूरी हो गई है, तुम जाओ, यहाँ खाना खत्म हो गया है, इस तरह की बातें करके वो गरीब आदमियों को भगा देते हैं। तो जब तक सुधार नहीं हो सकता, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक अधिकारी उस पर ध्यान न दें और संबंधित नेता उस इलाके में न जाए, उन रैन बसेरों का अवलोकन ना करें, उनका निरीक्षण ना करें, तब तक ये गरीब जनता, निस्सहाय जनता जिसको इस सहारे की आवश्यकता है, वो इस सहारे से वंचित रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जय सिंह जी। जिस तरीके से सरकार बजट भी देती है लेकिन अधिकारी बंदरबाट करते हैं, जिसका खामियाजा गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ संतोष चौहान जी जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अनियमितताएं तो देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन जो सैनिटाइजर, मास्क लगाना जो जितना जरूरी, क्या इन सब की भी व्यवस्था की गई है रैन बसेरों में? जी मैडम, मैं ये तो बताना चाहूँगा कि यहाँ रैन बसेरा में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, बट यहाँ कोई अधिकारी या केयर टेकर यहाँ उपलब्ध नहीं है इस समय। जी, अधिकारी और केयर टेकर अगर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्या आपने उनसे बातचीत पहले कभी करने की कोशिश की है कि क्या इस तरीके की सुविधाएं अब उन्होंने अपने रैन बसेरों में की हैं लोगों के लिए? मैंने कोशिश की थी, बट क्या उनका ये कहना है कि हम लोग अभी बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। जी, हमारे साथ शालू जुड़ी हुई है। शालू, जिस तरीके से आप ये बता रही थी कि रैन बसेरों की जो हालत है वो बहुत बेहतर है, तो क्या वहां पर कोरोना की भी जो चीजें हैं, लाइक मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये सारी चीजें भी मुहैया कराई गई हैं? जब कल यहाँ पर मैं आई तो यहाँ के केयर टेकर खुद मास्क लगाए हुए थे और सैनिटाइजर और मास्क की प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए भी सैनिटाइजर और मास्क की प्रॉपर व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमारी सुरक्षा ही हमारा जीवन है, उसको देखते हुए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था रखी गई है। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे शालू, जिस तरीके से आपने बताया कि सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन आपने बताया था कि जागरूकता का बहुत अभाव है, जो गरीब लोग हैं वो ठंड में परेशान, तो क्या इसको लेकर कोई इनिशिएटिव उठाया गया किसी अधिकारी के द्वारा? यशी, ऐसा तो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं मिला। बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन पर अधिकतर निराश्रित भवन देखे जाते हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें यहाँ की जागरूकता की, तो मुझे ऐसा कोई भी बोर्ड या कुछ नजर नहीं आया। रात के समय में अगर यहाँ पर लोगों की हम बात करें तो बड़ी मुश्किल यहाँ पर खोजने में होगी इस निराश्रित भवन को, और सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करती हूँ कि यहाँ के जो हमारे जिला कलेक्टर हैं, जो अक्षय कुमार महोदय, काफी अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर निराश्रित भवन में कर रखी है। तो जागरूकता की तो लगभग कमी मुझे बहुत ज्यादा नजर आई, कोई यहाँ पर बोर्ड भी नहीं दिखाई दिया, तो ये बात कहना मुश्किल होगी कि ऐसी कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई अभी ऐसा वो नहीं किया गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जी, हमारे साथ गणेश जुड़े हुए। गणेश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना को लेकर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि कोरोना जो है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका दूसरा फेज भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या कोरोना को लेकर वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो सैनिटाइजर की बात करें या मास्क की? निश्चित तौर पर मैं अगर आपको बता दूं, पूरे भारत की बात करें तो इंदौर चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा, लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के प्रति जो है जागरूकता है वो बेहद अच्छी है। जागरूकता, लोग स्वच्छता के प्रति अवेयर हैं। और कोरोना की भी बात करें, इंदौर की बात करें तो शायद पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता इंदौर शहर था जहां प्रतिदिन 500 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना को लेकर सकते हैं। और अगर रैन बसेरा की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरा पे हालांकि लोग अभी कोरोना के डर की वजह से उतने नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हम बात करें सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, वो चीजें जरूर वितरित की जा रही है। लेकिन अव्यवस्थाओं की भी अगर हम बात करते हैं तो जो बेड की कमियां है, जो प्रमुखता से मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, तो अव्यवस्थाओं के रूप में अगर बात करें तो जो बेड है उसकी अव्यवस्थाएं जरूर सामने आती, लेकिन सैनिटाइजर और मास्क जरूर यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोरोना काल में लोग एक तो पहले से ही कोरोना से संक्रमित थे और लगातार ऐसी किसी अन्य बीमारियों से भी वो संक्रमित ना हो और इन ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। जी गणेश, बिल्कुल जिस तरीके से आप बार बार बता रहे हैं कि बेड भी नहीं है, तो आपको उन अधिकारियों से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बेड भी नहीं है और रैन बसेरों में जो असुविधाएं हैं, अनियमितताएं हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए और उसके बाद अधिकारियों से जानना चाहिए कि कब तक इन सब चीजों की पूर्ति कर पाएंगे। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे
सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तमाम बातें सुनी यहाँ पर संवाददाताओं की, किस तरीके से अनियमितता पाई गई, बेड भी नहीं है, हालात खराब हैं, बजट की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बजट तो हर साल आता है और ये हर बार की यही हाल है। हर बार जब ठंड शुरू होती है तो ठंड से न जाने कितने लोग मर जाते हैं और लोगों को कोई चिंता नहीं है, गरीबों की जान की जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। अधिकारियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो सिर्फ बंदरबाट में जुटे रहते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जयसिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, मुझे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शालू जुड़ी हुई हैं। शालू, जिस तरीके से जागरूकता को लेकर लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि जागरूक नहीं हो रहे हैं वहां के लोग, और ऐसा सिर्फ शिवपुरी में नहीं है, ऐसे तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से कि कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए लोगों को जागरूक करने का, यहाँ तक कि आम नागरिक को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर भी ये लोग दिखते हैं, नजर आते हैं, तो आप उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें। बिल्कुल, अच्छी आपने सच कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो आम जन होते हैं उनका कहना ये होता है कि जो सोशल वर्कर हैं वही इस काम को करेंगे क्योंकि वो उनका ये दायित्व बनता है, लेकिन आम जन ये भूल जाते हैं कि उनका भी कई ऐसी चीजों में दायित्व बनता है। अगर वो भी बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा ले तो जो जागरूकता की कमी कई बार देखा गया, जैसे हम बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड अगर लगाया जाएगा कहीं पर तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अशिक्षित हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो आम जन जो है, जैसे बस स्टॉप पर निराश्रित भवन है तो यहाँ पर कई सारी ऐसी दुकानें हैं, यहाँ पर ऐसे कई सारे शॉपकीपर हैं जो निराश्रित लोगों को बता सकते हैं कि आप यहाँ निराश्रित भवन में अपनी रात गुजार सकते हैं। ठंड में अगर आप ठिठुर रहे हैं तो आप वहां पर जाकर अपनी रात गुजार सकते हैं। तो कोशिश आम जन को भी करना चाहिए, आम जन का भी ये दायित्व बनता है कि आप लोगों को, यात्रियों को, गरीबों को इस निराश्रित भवन तक पहुंचाएं। तो सिर्फ ये दायित्व सोशल वर्कर या किसी और का नहीं बनता, सरकार का नहीं बनता, ये शायद आम जन का भी दायित्व है। तो कोशिश यही है कि आम जन को भी इस चीज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, हमारे साथ जयसिंह जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जयसिंह जी, हम बात कर रहे थे कि बजट तो हर साल आता है, अधिकारी के बीच में बंदरबाट होता है, जिसके बाद इसका खामियाजा गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। हम जागरूकता की बात करें या फिर असुविधाओं की बात करें या फिर अनियमितताओं की बात करें, हर साल यही होता है। हर साल हम रैन बसेरों का जब रियलिटी चेक करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर उनको परखने की कोशिश करते हैं तो तस्वीरें यही नजर आती हैं। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन जो हालात है रैन बसेरों के वो हमेशा सेम रहते हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा ये प्रयास करती है जी, और बताती भी है, इस बात को दिखाती भी है कि वो आम जनता के लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए हर प्रयास करती है। इसके लिए वो अधिकारियों को भी निर्देशित करती है, बैठकें भी लेती है, गाइडलाइन भी जारी करती है और फंड भी देती है। लेकिन देखने में ये आता है कि बाद भी कभी भी सरकार में बैठे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी उस बात को दोबारा से नहीं देखते, उस बात का फॉलोअप नहीं करते। वो ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि हमने जो बैठक की है या हमने जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर उन अधिकारियों ने क्या अमल किया है, जिनके जवाब बंदी है। सरकार भी बजट देके फ्री हो जाती है, नेता भी अपना बयान देके, अपना भाषण देके फ्री हो जाते हैं कि हमने गरीब जनता के लिए ये किया, हमने किसान के लिए ये किया, हमने महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की। लेकिन सच्चाई है कि उन सब चीजों को वो दोबारा पलट के नहीं देखते। यदि इस बात को अधिकारी और नेता जो सत्ता में बैठे हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि गरीब आदमियों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। पैसा जब हम दे रहे हैं तो उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, उस पैसे का दोहन किया जा रहा है तो कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और यदि जिसका उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब शिकायत की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और गरीब आदमी पिसता रहता है। हमने ये हमेशा से यही देखा है और हमेशा ये होता रहता है, चाहे बरसात आए, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए। जब घटना घटित हो जाती है, आदमी पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके बाद सरकार जागती है। और जागती कब है? जब एक दो कैजुअलिटी हो जाती है या एक दो लोगों की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए या सर्दी से आदमी मर जाए, फिटनेस से मर जाए, तब फिर सरकार के काम खड़े होते हैं। जब मीडिया इस बात को हाईलाइट करता है
मीडिया के खबर आ जाने के बाद फिर उन अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं के कान खड़े होते हैं, तब वो उसको कार्रवाई करने के लिए सामने आते हैं और दिखाने के लिए उन जगह का मुआयना करने चले जाते हैं। जैसे ये पता लगता है कि नेता या अधिकारी उसका निरीक्षण करने जा रहा है तो उसकी सूचना पूर्व में दे दी जाती है। जब पूर्व में सूचना होती है तो सारा अमला वहाँ अलर्ट हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ जमा दी जाती है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि ऐसी परिस्थितियों में इन नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी ये जवाबदारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके अधीनस्थ ये लोग काम करते हैं, उनको बिना बताए, बिना सूचना दिए चुपचाप जाना चाहिए और इन सब चीजों का निरीक्षण करना चाहिए। यदि एक दो बार भी ये अधिकारी साल में इस तरह की गतिविधियां करें, बिना सूचना दिए निरीक्षण करें, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन होता यह है कि हर मामले में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होती है, चाहे वो राजनीतिक दबाव के कारण चल रहा हो, चाहे वो आर्थिक दबाव के कारण चल रहा हो, या उनके व्यक्तिगत रिश्तों के कारण ये चल रहा हो, और पिसना पड़ता है जनता को। जी बिल्कुल, जय सिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि हमने कल जब उत्तर प्रदेश के रैन बसेरों की तस्वीरें दिखाई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचे थे, बनारस पहुंचे थे, तो वहां के रैन बसेरों की तस्वीर इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि आप यकीन भी नहीं कर सकते थे कि ये रैन बसेरे हैं या गेस्ट हाउस है। बहुत अच्छी व्यवस्था। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक किया और जगहों का, तो वहाँ की जो हालत थे वो बहुत बद से बदतर थे। वहाँ की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और गरीबों की कोई परवाह नहीं। तो क्या अधिकारी सिर्फ मंत्रियों का इंतजार करते हैं या मुख्यमंत्रियों का इंतजार करते हैं? यही सवाल है कि क्या वो इसलिए इंतजार करते हैं कि वो आएंगे तब हम रैन बसेरों की व्यवस्था को सही करेंगे, बाकी गरीब आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अधिकारी का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि वो अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को खुश रखे। उसका कोई लगाव नहीं होता। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5, 7 या 10% ऐसे अधिकारी होंगे जो जनता के लिए काम करते हैं या जनता की परेशानी का ध्यान रखते हैं। बाकी का 80-90% जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सिर्फ अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और वो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, मलाई वाली जो उनको सीट मिली है उस सीट पर वो बरकरार रहें और इसी तरह से वो अपना काम करते रहे। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो मंत्री और अधिकारी ये कह देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत करिए, तो उसको हटा दूंगा। लेकिन देखने में ये आता है कि वो कभी नहीं हटता, बैठा रहता है और जनता का खून चूसता रहता है और आराम से अपने पैसे कमाता रहता है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये रैन बसेरों का सच है। जिस तरीके से हमने रैन बसेरों की तमाम तरीके की तस्वीरें भी दिखाई कि कहां पर अनियमितताएं हैं, असुविधाएं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं, और इस तरीके से सरकार को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोग जागरूक हो सकें और जान सके कि रैन बसेरे कहां कहां स्थित है और कहां जाकर ठंड से बचाव कर सकते हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आपके पास आना चाहेंगे। ये तो बात होगी रैन बसेरों की, अब बात कर लेते हैं अलाव की। क्या अलाव जगह जगह पर जलाने के लिए जो सरकार द्वारा आदेश भी दिए गए थे और नगर पालिका को जिम्मेदारी भी, स्थानीय नगर पालिका को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जगह जगह अलाव जलाने चाहिए, तो क्या अलाव जलाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इंदौर की, तो इंदौर में जो रेल मसाला है, हालांकि वहाँ पर जो अलाव है उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर हम जगह जगह की बात करें तो ऐसी कहीं भी इंदौर में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं कि जो गरीब और आम नागरिक हैं उनके लिए अलाव की हर जगह व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर हम रैन बसेरा की बात करें तो इंदौर में जरूर इस चीज को देखा गया है, हमारे कैमरे के सामने भी इस चीज को कैद किया गया है, जहाँ पर रैन बसेरा में अलाव की व्यवस्था जरूर की गई है। जी संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, रैन बसेरों की बात हो गई, अनियमितताएं, सुविधाओं की बात हो गई, क्या अलाव जलाने में कोताही बरती जा रही नगर निगम द्वारा? क्या आपको अलाव नजर आते हैं जो जलाने चाहिए इस ठंड के मौसम में? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि वापस देर में जो शाहजहानी पार्क के पास में अभी मैं रैन बसेरों के पास खड़ा हूँ, यहाँ अलाव की व्यवस्था 7:30 बजे के बाद की जा रही है, अभी नहीं की जाती है। शालू, आपसे जानना चाहेंगे, अलाव की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो क्या अलाव की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई जा रही है? बिल्कुल याशी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसी कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई जा रही। यहाँ आपको कोई अलाव देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर रैन बसेरे की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। अगर रोडों और सड़कों की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आपने बात करने की कोशिश की नगर निगम के अधिकारियों से कि आखिर अलाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सरकार द्वारा आदेश है कि जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं ताकि गरीब लोगों को इससे मदद मिल सके, राहत मिल सके। बिल्कुल मैंने कोशिश की इसको बात करने की, लेकिन उनका कहना यही होता है कि बिल्कुल मैडम हम जल्दी से जल्द ये कार्यक्रम शुरू करवाने वाले हैं, क्योंकि अब बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो हम कोशिश दोबारा से करेंगे, जरूर अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि लोगों को उनकी सुविधाएं उनको मिल सके। जी बिल्कुल शालू, जिस तरीके से रैन बसेरों की हकीकत हमने आपको बताई, अनियमितताएं, असुविधाएं, जागरूक नहीं हैं लोग और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात हम अगर अलाव की करें तो अलाव भी जगह जगह पर नहीं जलाए जा रहे, जैसे कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपनी बातें रखने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम रैन बसेरों की बात कर रहे थे, हमने आपको ग्राउंड जीरो में जाकर रिपोर्ट दिखाई और जानकारी दी कि क्या रैन बसेरों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि बस से बदतर हालत हो चुकी है और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है ठंड में। और अलाव की जो व्यवस्था सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे नगर निगम को, अलाव की भी व्यवस्था कहीं पर की जा रही है तो कहीं पर नहीं की जा रही है। रैन बसेरों के भी वही हाल है, कहीं पर बेड नहीं है तो कहीं पर शौचालय नहीं है। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं हैं, असुविधाएं हैं। ऐसा लगता है मानो सिर्फ मंत्री मुख्यमंत्रियों का ही इंतजार होता है कि वो आएंगे तब हम रैन बसेरों को सुरक्षित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ये थी रैन बसेरों का सच। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।